हाय फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड पर। बच्चों, जैसा कि आपकी बोर्ड की परीक्षाओं के डेट शीट्स आ चुके हैं और उम्मीद है कि अधिकतर स्कूलों में सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और आप अपनी तैयारियों में पूरे मन से लग गए होंगे। तो बच्चों, आज से केमिस्ट्री वर्ल्ड चैनल आपके लिए लाया है PYQs का एक स्पेशल सेशन, जिसमें हम पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद द सॉल्यूशन देखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे अधिक से अधिक फ़ायदा होगा और आपकी तैयारियों में काफ़ी हद तक मदद होगी, हेल्प होगी। बच्चों, आज हमारे पास में है 2024 का सेट नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन पेपर कोड 56/2/1/1 2024 का हमारे पास सेट नंबर 1 है। बच्चों, कोई भी क्वेश्चन पेपर आपको शुरू करने से पहले उसके इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना चाहिए। और इस बार के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में भी कोई खास बदलाव नहीं आया है। आपका क्वेश्चन पेपर जो है टोटल 33 क्वेश्चन कैरी करेगा, जिसमें कि 5 सेक्शन होंगे सेपरेटली, ABCDE सेक्शन होंगे और हर एक सेक्शन में स्पेसिफाइड नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उनके मार्क्स के साथ में आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। किसी भी तरह का ओवरऑल चॉइस नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अगर कोई इंटरनल चॉइस मिलता है प्रोवाइडेड किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में, तो वो आपका अपना खुद का ऑप्शनल होगा, आपकी खुद की चॉइस होगी। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर, पहला सेक्शन नंबर A। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट थर्ड आयनेशन एंथैल्पी। किसकी थर्ड आयनेशन एंथैल्पी हाईएस्ट है? तो बच्चों, इसमें आपको एक बात ध्यान देना है, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब यह है कि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में किसमें ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। अगर हम इन तीनों के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सोचते हैं, तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन जो होगा ये होगा आपका 3D6 4s2। और मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 3D5 4s2। और क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 3D4s2। हो सकता है कि आप इसमें एक्सेप्शनल केस के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन लेकर के चलें। और वैनेडियम का जो होगा वो 3D3 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो बच्चों, इन सब में देख सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन, पहले दो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो s ऑर्बिटल से निकल जाएंगे सभी के केस में, लेकिन फर्दर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो होगा वो मैंगनीज के केस में ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, तीसरे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में मैंगनीज के पास में D5 कम्प्लीटली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन का फर्दर रिमूवल आसान नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, B करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव अ कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन विद द क्रोमिक एनहाइड्राइड। क्रोमिक एनहाइड्राइड बच्चों बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइज, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और क्रोमिक हाइड्रोक्साइड के केस में, क्रोमिक ऑक्साइड में कंडीशन क्या होती है, 1 डिग्री अल्कोहल को ये कन्वर्ट कर देता है, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है कीटोन में। अब इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर D सही है, क्योंकि इसमें 2 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, टू अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द DNA आर द बीटा-2-डीऑक्सीराइबोज एंड हेट्रोसाइक्लिक बेस, द थर्ड कंपोनेंट इज। DNA के अंदर में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आपका बेस, एक होता है शुगर और ये होता है फॉस्फेट। बेस और शुगर जो होते हैं ये एक साथ में, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड।
क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। और जब ये फॉस्फेट के साथ में हो जाता है टाइड तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। इन तीनों को मिलाकर के बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो बच्चों ये जो तीसरा कंपोनेंट है वो फॉस्फेट है, और फॉस्फेट जो होता है वो फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में रहता है। फॉस्फोरिक एसिड POH ये फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। For an electrolyte undergoing association with a solvent, want of factor in a solvent, want of factor क्या होगा एसोसिएशन के केस में? तो बच्चों एसोसिएशन के केस में want of factor की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 से कम होगी। देख सकते हैं यहाँ पर हम एसोसिएशन के केस में डिग्री ऑफ एसोसिएशन और want of factor में रिलेशन देखेंगे तो ये होगा अल्फा इक्वल टू i-1/1/n-1। एन जो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एसोसिएट हो रहे हैं डाइमर ट्राइमर इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं एन की वैल्यू इसको डाइमर लेते हैं, इवन अगर 100% एसोसिएशन भी होगा तब भी क्या होगा? i-1/1/2 अगर यहाँ से भी आई की वैल्यू निकालते हैं तो आई की वैल्यू आएगी 0.5 ओनली। इसका मतलब यह है कि हमेशा आपका एसोसिएशन के केस में want of factor की वैल्यू 1 से कम ही होगी। अगला क्वेश्चन दिया है कि फॉर द रिएक्शन x+2y गिव्स आउट बी द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द रेट लॉ इज। रेट लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म इक्वेशन क्या बनेगा? तो देख सकते हैं बच्चों इसके अंदर में अगर इसका रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे तो ये आपका बनेगा -dx/dt इक्वल टू -2dy/dt एंड दिस इज इक्वल टू प्लस dp/dt। अब इसमें देखेंगे p जो होगा प्रोडक्ट का हमेशा पॉजिटिव फॉर्म होगा, मतलब अपीयर होगा टाइम के साथ में, इसलिए इसका डिफरेंशियल फॉर्म जो लिखेंगे उसमें नेगेटिव टर्म तो आएगा नहीं। इसका मतलब कि इसमें y का p का टर्म जो दिया गया है इसमें नेगेटिव फॉर्म दिया गया है, इसमें नेगेटिव फॉर्म दिया गया है b और c के केस में। तो b और c तो ऐसे ही कैंसिल हो गए, गलत है। अब इसमें हम देखेंगे जो प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट का इसमें y जो है उसकी स्टाइकोमेट्री 2 है, y के साथ स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट जो होगा वो डिवाइड के टर्म में आएगा, यहाँ पर आपका डिवाइड के टर्म में आएगा। और अगर इसको p के साथ लेंगे तो ये मल्टीप्लाई के टर्म में आएगा। तो p के साथ में मल्टीप्लाई का टर्म चलेगा लेकिन y के साथ में मल्टीप्लाई का टर्म नहीं चलेगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि ये जो आपका फैक्टर है वो इसके साथ जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है द कंपाउंड विच अंडरगो SN1 रिएक्शन रैपिडली या मोस्ट रैपिडली। तो SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है। एक चीज़ तो आपको पहले से ही सोच लेना है, कार्बोकेटायन। SN1 रिएक्शन में क्या बनेगा? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। अब देखेंगे इसमें लास्ट वाला जो है ये एरिनियम कैटायन का फॉर्मेशन करेगा, ये बनाएगा एरिनियम कैटायन। एरिनियम कैटायन ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है तो ये नहीं हो सकता है सही। इन दोनों के केस में अगर इसमें देखेंगे तो ये प्राइमरी कैटायन बनाएगा, 1 डिग्री कैटायन का फॉर्मेशन करेगा तो ये भी नहीं हो पाएगा। फर्स्ट और सी, ए और सी में देखेंगे तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इस वाले केस में जो होगा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन इसका कार्बोकेटायन होगा एलाइलिक कार्बोकेटायन होगा जिसमें कि रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस है। इसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन देगा और इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एसिटिक एसिड रिएक्ट विद द PCl5 गिव्स। एसिटिक एसिड PCl5 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? तो बच्चों ये ध्यान रखना है PCl5 जो होगा PCl5 क्या करता है? COH बॉन्ड को OH को रिप्लेस कर देता है।
तो अगर हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3C डबल बॉन्ड OOH, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप इसका रिप्लेस कर देगा। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिप्लेस करेगा तो हमारे पास कंपाउंड बचेगा क्या, CH3COCl एंड दिस इज एसिटाइल क्लोराइड, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रेट फ्रॉम एल्डिहाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। साइनोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किस तरह का एग्जाम्पल है? तो ध्यान दीजिए, साइनोहाइड्रेट का फॉर्मेशन की अगर बात करते हैं तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एल्डिहाइड या कीटोन पर HCN हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन कराते हैं। पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। साइनाइड पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। साइनाइड का अटैक होगा कार्बोनिल कार्बन पर, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन पर। क्योंकि साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है, पहले अटैक कर रहा है, इसलिए यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द अरेनियस इक्वेशन in the Arrhenius equation when the log k is plotted against the 1/t the straight line obtained whose, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके रिलेटेड क्या होगा? तो इसमें देखेंगे, अगर हम log k वर्सेस 1/t का प्लॉट लेते हैं, ग्राफ लेते हैं, तो ऐसे केस में देखेंगे क्या, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप आएगा वो आएगा -a/2.303 r, और इस पर जो इंटरसेप्ट आएगा वो होगा log a। और ये जो ग्राफ आ रहा है, ये इक्वेशन हमारा है log k इक्वल टू log a माइनस a/2.303 RT, इस इक्वेशन से आ रहा है। और इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c से, तो ओवरऑल हमारे पास में ये ग्राफ मिलेगा और इसका ये स्लोप आएगा। और एक चीज़ इसके साथ साथ और ध्यान देने वाली है बच्चों, इसमें आपको अगर ये ग्राफ आप लॉग की जगह पे ln वर्सेस 1/t का कर्व लेते हैं, तो इसमें जो स्लोप आएगा वो स्लोप आपका आएगा -a/r का होगा ओनली। तो यहाँ जो है आपका ये इस ग्राफ को, इस क्वेश्चन को इस ग्राफ से हम देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ द एल्काइल हैलाइड विद द सोडियम एल्कोक्साइड फॉर्मिंग ईथर इज नोन एज। ये आपका विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, जानते होंगे पहले से। सोडियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ में करा रहे हैं और ये ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ बनता है ROR, ईथर का फॉर्मेशन होता है और ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इजी ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का यूज करके कौन एल्कोहल का जल्दी डिहाइड्रेशन होगा? तो बच्चों, डिहाइड्रेशन का जो ऑर्डर होता है, 1 डिग्री जो एल्कोहल होता है वो थोड़ा स्लो डिहाइड्रेट होता है, 2 डिग्री वाला एल्कोहल जो होते हैं वो थोड़ा फास्ट होते हैं, और 3 डिग्री वाले जो होते हैं वो और फास्ट होते हैं। तो डिहाइड्रेशन का ऑर्डर आप देखेंगे तो इसके हिसाब से ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे फास्ट डिहाइड्रेशन ये आपका 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। अगला क्वेश्चन दिया है, विच फंक्शनल ग्रुप ऑफ द ग्लूकोज इंटरैक्ट टू फॉर्म द साइक्लिक हेमीएसिटल लीडिंग टू द पायरेनोज स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज का कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा वो साइक्लिक पायरेनोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, किस फंक्शनल ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करके? तो बच्चों, ग्लूकोज का ये पायरेनोज स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ग्लूकोज के पायरेनोज स्ट्रक्चर में ये हेमीएसिटल रिंग जो बन रही है जिसमें ऑक्साइड लिंकेज है, यहाँ कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 5 है। कार्बन नंबर 1 का एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बन नंबर 1 का एल्डिहाइड ग्रुप और कार्बन नंबर 5 का हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होगा, इनके बीच में हेमीएसिटल रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप कार्बन नंबर 5, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा।
अब आते हैं एजर्सन रीजन में। बच्चों एजर्सन रीजन में एक बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे, पहले वाला ऑप्शन जो होता है एजर्सन रीजन दोनों सही होते हैं, और एजर्सन जो है रीजन का जो रीज़न है वो एजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी में दोनों ऑप्शन करेक्ट होते हैं, लेकिन एजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीज़न नहीं हो पाता है। और इसमें क्या होता है, एजर्सन सी वाले में ध्यान रखेंगे एजर्सन सही होता है और डी वाले में रीज़न सही होता है, यानी कि इसमें एजर्सन सही है तो रीज़न गलत है, और इसके अंदर में रीज़न सही है तो एजर्सन गलत है। अब इस चीज़ को देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया है, व्हेन सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू द वाटर एट डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड ऐड करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन देखा जाएगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड अपने आयंस में ब्रेक होगा। इट गोज द सोडियम प्लस क्लोराइड आयन, और नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि कंप्लीट आयनाइजेशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ आपको दिया है सोडियम क्लोराइड अंडरगो डिसोसिएशन इन वाटर, यस, तो डिसोसिएशन की वजह से ही तो पार्टिकल बढ़ेंगे और इसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट में भी डिप्रेशन होगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, सेपरेशन ऑफ जर्कोनियम एंड हाफनियम इज डिफिकल्ट। जर्कोनियम और हाफनियम की बात करते हैं। जर्कोनियम देखिए बच्चों, जर्कोनियम की बात करें, सॉरी जर्कोनियम 4D सीरीज़ का है और हाफनियम 5D सीरीज़ का है, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनकी साइज जो होती है, रेडियस जो होती है वो लगभग सिमिलर होती है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ में भी काफ़ी सिमिलरिटी मिलती है, इसलिए इनको सेपरेट करना आसान नहीं होता है। तो बच्चों इसका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन दिया है, रीजन भी है, और सेपरेशन इसका डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी मिलती है, इसलिए इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए ही सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। pKa फॉर द इथेनोइक एसिड इज लोअर देन दैट ऑफ द क्लोरो एसिटिक एसिड, यानी इनका कहना है कि एसिटिक एसिड है जो CH3COOH और क्लोरो इथेनोइक एसिड CH2COOH। अब इन दोनों में इसका pKa वैल्यू जो कह रही हैं वो इसका pKa वैल्यू लो है। ये गलत है, क्योंकि जो ज़्यादा एसिडिक होगा उसका pKa वैल्यू जो होगा वो हाई होगा, जो मोर एसिडिक होगा उसका pKa वैल्यू लो होगा, और जो हाई एसिडिक होगा उसका pKa वैल्यू लो होगा। तो इसमें देखेंगे तो क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होने की वजह से क्लोरो एसिटिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा। जब ज़्यादा एसिडिक होगा तो इसका pKa वैल्यू हाई होना चाहिए, जबकि इन्होंने इसके pKa वैल्यू को लो बता दिया है, यानी असर्शन गलत है और रीज़न सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द एनिलीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। एनिलीन अमोनिया से स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एनिलीन की बात करें तो एनिलीन में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा बेंजीन रिंग के अंदर में भी कॉन्जुगेशन में जाएगा, तो इसकी अवेलेबिलिटी कम होगी और प्रोटोनेशन आसानी से नहीं हो पाएगा, बेसिक नेचर कम होगा, तो एजर्सन तो गलत हो गया। इसका मतलब रीजन इसका सही होगा, बिकॉज अनसेड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन एटम इन एनिलीन बिकम लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन ड्यू टू रेजोनेंस। यस, इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो बच्चों यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर चुके। अब इसके बाद आते हैं सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी में देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द आयरन इलेक्ट्रोड इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन 2 + 0.01 m। देखिए इसमें आपको बहुत आसान है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकालते हैं एक सिंगल इलेक्ट्रोड का, तो नस्ट इक्वेशन लगता है इसमें, और यहाँ पर हमारे पास में आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयरन दिया गया है यहाँ पर Fe2 + 2 Fe,
इसकी वैल्यू गिवन है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन 2+, ये आपका नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ से बनेगा। अब इसमें देखेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आपको दिया गया है, ये वैल्यू है 0.45 वोल्ट दिया है, माइनस का दिया है ये दिया गया है माइनस 0.45 वोल्ट माइनस, अब ये हो जाएगा 0.059 अपॉन n, आयरन पर 2+ से 0 में जा रहा है तो n की वैल्यू यहाँ जो होगी वो 2 होगी, और लॉग कॉन्सेंट्रेशन आप देखें आयरन का, तो आयरन का कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है 2+ का 0.02, तो इसे हम लिख सकते हैं 10⁻⁻2 लिखा जा सकता है। अब 10⁻⁻2 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+2 हो जाएगा, ऐसे केस में ये हो गया माइनस 0.45 माइनस 0.059 अपॉन 2, और ये 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में ये बन जाएगा आपका log 100 सीधा सीधा, और log 100 की वैल्यू 2 होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ 2 हो गया सीधा, 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब ये आपका आ जाएगा माइनस 0.45 माइनस 0.059। अब इसको नेगेटिव का टर्म है तो पूरे का अगर हम यहाँ सम कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 0.50, और ये हो जाएगा 5 5 10 हो गया, 1 कैरी करा, और ये हो गया 4 और 1 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.059 वोल्ट। ये आंसर हो जाएगा आपका इसका 2 मार्क्स, इतने में ही आपका आ जाएगा, सिंपल केवल फार्मूला पुट करना है। अगला क्वेश्चन दिया है डिफाइन मॉलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन स्टेट वन कंडीशन इन विच द बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन में बी द काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें बच्चों आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए मॉलिकुलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स participating in elementary reaction, number of molecule participating in elementary reaction, that is called molecularity। इसे हम क्या कहते हैं, मॉलिकुलैरिटी कहते हैं। अब किस कंडीशन में बाई मॉलिकुलर रिएक्शन जो होगा काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा, तो बाई मॉलिकुलर रिएक्शन जो होगा काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होगा, इसमें होगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बच्चों ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। अगर आपने केवल स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इतना लिख भी दिया तब भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। अगर इसके साथ आप एग्जांपल भी देना चाहते हैं तो एग्जांपल इसका आपका हो जाएगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का ईस्टर के हाइड्रोलिसिस, बड़ा कॉमन एग्जांपल आपको बुक में भी मिल जाएगा, नोटबुक में, CH3COO C2H5, और इसका हम हाइड्रोलिसिस अगर कराते हैं तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा जिसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनेगा, प्रोडक्ट इसमें CH3COOH और C2H5OH, ये इसका एक एग्जांपल भी हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। इसका आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क आपका यहाँ से हो जाएगा, 1 मार्क यहाँ से हो जाएगा और 1 मार्क यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया डी ग्लूकोज रिएक्ट कर रहा है विद द फॉलोइंग रिएजेंट, क्या प्रोडक्ट देगा। तो डी ग्लूकोज का हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन अगर कराते हैं, ग्लूकोज का हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में ग्लूकोज का रिएक्ट करवाते हैं प्लस ग्लूकोज, तो ये बनाएगा नॉर्मल हेक्सेन।
नॉर्मल हेक्सेन, और ये इंडिकेट करता है इसमें 4 कार्बन है और 6 कार्बन है और सभी स्ट्रेट चेन में है, दैट मीन्स नॉर्मल हेक्सेन बनेगा। और दिस इज द 6 कार्बन आर इन स्ट्रेट चेन, सभी कार्बन क्या है, ये स्ट्रेट चेन में है, इससे ये बनेगा। नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन ग्लूकोज से कराते हैं, ग्लूकोज, तो नाइट्रिक एसिड से ग्लूकोज आपका ग्लूकोनिक एसिड सैकरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सैकरिक एसिड ये हो जाएगा आपका COOH CH2 CHOH whole 4 and this is COOH। इस तरीके से आपका सैकरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें मोनोहेलो प्रोडक्ट के बारे में बात करना है। देखिए बच्चों, ये एल्कीन है, एल्कीन पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का अटैक जो होगा मार्कोनी ऑफ एडिशन होता है। नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ कम है तो इसका मतलब ब्रोमीन इस पर आएगा, और ये हमारा जो प्रोडक्ट इसका बनेगा फिर ये आ जाएगा CHBr एंड CH3। और HNO का अटैक करा है, HNO के प्रेजेंस में ब्रोमीन का अटैक हो रहा है। अक्रॉस द डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल का अटैक इजी नहीं होता है, इसलिए फ्री रेडिकल क्या होगा, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करना चाहेगा। ऐसी कंडीशन में एलाइलिक पोजीशन पर जो अटैक होगा वो ज़्यादा बेटर होगा, और यहाँ प्रोडक्ट हमारा इसलिए बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि बच्चों इसमें आपका एलाइलिक फ्री रेडिकल बनेगा ब्रोमीन के अटैक से, और एलाइलिक फ्री रेडिकल जो होगा ये ज़्यादा स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से, इसलिए इसका प्रोडक्ट ये बनेगा, इसका प्रोडक्ट ये बनेगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। इसके लिए रीज़न बताना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों बनाते हैं? तो देखिए बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है RMgX, अगर इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होगा रिएक्शन मिक्सचर के अंदर में, तो मॉइस्चर एक प्रोटॉन, वाटर जो है वो प्रोटॉन डोनर होता है। अब प्रोटॉन डोनर क्या करेगा, प्रोटॉन डोनर एल्काइल ग्रुप और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर देगा और एल्काइल ग्रुप को प्रोटॉन डोनेट कर देगा, H+ डोनेट कर देगा। इससे आपका H+ इससे डोनेट कर देगा, तो यहाँ से आपको एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसलिए हम एनहाइड्रस कंडीशन लेते हैं। अदरवाइज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बन पाएगा, एल्केन में बनेगा तो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एल्काइल हैलाइड गिव द अल्कोहल विद द एक्वस KOH whereas in the presence of the alcoholic KOH एल्कीन और फॉर्म। तो इसमें देखेंगे एक्वस KOH की कंडीशन में और एल्कोहलिक KOH की कंडीशन में दो अलग अलग मैकेनिज्म फॉलो होंगे। यहाँ पर जो होगा एक्वस KOH के साथ में SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN1 सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो होगा, इसलिए इसमें एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एल्कोहलिक KOH की कंडीशन में क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन फॉर्म। एल्कोहलिक की कंडीशन में क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन के केस में एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपको बस इतना ही लिख देना है, तब भी इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। एल्कोहलिक KOH एक्वस कंडीशन में SN1 रिएक्शन होगा, एल्कोहलिक के केस में एलिमिनेशन होगा, एल्कीन होगा। और रिएक्शन इसका आप दिखाना चाहते हैं तो रिएक्शन दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन ब्यूटेन 2-1 ट्रीटेड विद ZnHg एंड कॉन्सनट्रेटेड HCl। ब्यूटेन 2-1 ZnHg और कॉन्सनट्रेटेड HCl के साथ में रिएक्शन कराते हैं। मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूटेन 2-1 और ब्यूटेन 2-1 को ट्रीट करा रहे हैं किससे, ZnHg, देख सकते हैं ZnHg और HCl के साथ में। तो बच्चों एक बात ध्यान रख लेना, ये रिएक्शन जो है हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन है,
क्या रिएक्शन है? क्लेमेंसन रिडक्शन। तो फर्स्ट वन इज क्लेमेंसन रिडक्शन। और क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर में कीटोनिक ग्रुप जो होता है वो रिड्यूस होकर के हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से आपको 4 कार्बन का ब्यूटेन मिलेगा। तो पहला वाला हो गया इसमें। फिर सेकंड में दिया है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ में एल्डिहाइड का रिएक्शन करा रहे हैं, बेंजल्डिहाइड का। तो ये आपका है कैनिजारो रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड को कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ में ट्रीट करा रहे हैं। बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं होता है, अगर उनको कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है। 1 मोल इसका एल्कोहल का कन्वर्ट होता है, रिडक्शन से एल्कोहल बन जाता है। और ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट जो होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड COONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये रिएक्शन आपका है कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। तो बच्चों इस तरीके से हमारा सेक्शन बी तक कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन सी, डी, ई ये तीनों हम नेक्स्ट कंटिन्यूशन में करेंगे।